हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए धमाकेदार सेशन में। कल आप सभी का हिंदी का एग्जाम है, झारखंड बोर्ड क्लास 10th का। या इस बार का रिजल्ट एकदम हिस्ट्री मेकर बनना चाहिए। हिस्ट्री आप सभी बनाएंगे। बेहतरीन तरीके से एग्जाम की तैयारी हो गई है, अब बस छोड़ना बाकी है। ठीक है, आप सभी को एग्जाम की ढेर सारी शुभकामना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं एकदम मिनिमम समय में। पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव देखेंगे फटाफट। और इनमें से कितनों का प्रश्न आपको ऑलरेडी पहले से पता है, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक्चुअली देखिए, अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप बना पा रहे हैं, मतलब तैयारी एकदम मक्खन है। और जहाँ पर समस्या हो रहा है उसको अभी भी समय है, मतलब एक रात का समय है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है 30 एमसीक्यू और बाकी 50 नंबर का सब्जेक्टिव और 20 नंबर स्कूल की तरफ से भैया दान पेटी में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा, इसको पढ़ना है और फिर इसका उत्तर देना है। तो बिना देर के हम लोग फटाफट इसको पढ़ते हैं, फटाफट इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए, भ्रष्टाचार संस्कृति का घोतक है। जो व्यक्ति जितना ही सुसंस्कृत होता है उसका आचार विचार उतना ही शिष्ट होता है। शिष्ट परिवार में जिसका लालन पालन हुआ है, शिष्ट वातावरण में जो पनपा है, उसे अगर स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं भी मिलेगी तो भी उसमें शिष्टाचार की कमी नहीं होगी। और जिसे शुरू से ही अनुशासनहीन समाज में पाला पोसा गया है, जिसके परिवार में शिष्टता की हवा भी नहीं बहती, स्कूल कॉलेजों की शिक्षा पा जाने के बाद भी उसमें शिष्टाचार का अभाव रहेगा, भले ही वह शिक्षा के आवरण में ढका हो। अपनी माँ बहन के सम्मान ही अपने माँ बहन के समान ही दूसरी स्त्री को समझना, सबसे मीठी बोली बोलना, ये शिष्टाचार के सर्वमान्य तत्व हैं। तो हमने पढ़ लिया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं भैया का क्वेश्चन आंसर की ओर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जल्दी जल्दी आप सभी को कमेंट करना है, जल्दी जल्दी आप सभी को कमेंट करना है। ठीक है, ओके ओके ओके, क्या आंसर होगा देखिए, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए पहला नंबर, शिष्टाचार किसका घोतक है? शिष्टाचार किसका घोतक है? प्रकृति का, सभ्यता का, संस्कृति का या ईश्वर का? तो यहाँ पर संस्कृति का हो जाएगा। फिर देखिए शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है? शिष्टाचार का क्या अर्थ होता है? अच्छा आचरण या असभ्य आचरण या अशिष्ट आचरण। तो शिष्टाचार का अर्थ होता है या अर्थ होता है अच्छा आचरण। ठीक है, शिष्टाचार मतलब अच्छा आचरण। फिर देखिए तीसरा नंबर, शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है? लास्ट लाइन में लिखा हुआ था, तो देखिए बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना या बड़ों का अपमान करना, बड़ों का निरादर करना। तो देखिए ये सम्मान है और ये समान है, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सम्मान करना, इज्जत करना। फिर देखिए आगे 4 नंबर, चौथा नंबर का प्रश्न देखिए, जिसका आचार विचार शिष्ट होता है। ठीक है, मतलब किसका आचार विचार शिष्ट होता है, प्रश्न है किसका आचार विचार शिष्ट होता है? जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है, या जो व्यक्ति संस्कृत होता है, या जो व्यक्ति असभ्य होता है, या जो व्यक्ति सभ्य नहीं होता है? क्या हो जाएगा? तो भैया ऑप्शन नंबर पहला, जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है। फिर देखिए आगे फिर से काव्यांश दिया हुआ है, इस काव्यांश को पढ़ना है और नीचे प्रश्न संख्या 5 से 8 तक का उत्तर देना है। सेम इसी प्रकार से प्रश्न आएगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखिए आगे आगे आगे, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा? लक्ष्य है अति दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन, यह अकाल विराम कैसा? लक्ष्य तक धनुष से जो टूटता है बाण, कब गम में ठहरता, देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही वेद करता। लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, ठहरने का काम कैसा? लक्ष्य तक काफी लंबा दिया हुआ है, काफी लंबा दिया हुआ है, पर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा जितना भी लंबा दिया हुआ रहेगा। बस वही है पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो सदा गतिशील, जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतर हो। हार बैठे जो डगर में पथिक, उसका नाम कैसा? लक्ष्य तक। अगर देखिए बाल रवि के
बाल रवि की स्वर्ण किरणें निमिष में भू पर पहुंची, कालिमा का नाश करती ज्योति, जगमग जगमग धरती, ज्योति के हम पुंज, फिर हमको अमा से भीति कैसा लक्ष्य तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब प्रश्न देखते हैं। हम लोग अब क्या देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5th नंबर, 5वां नंबर, धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है? भेद करता है, अभेद करता है, प्रभेद करता है या लक्ष्य भेद करता है? तो भैया जो बाण धनुष से निकल गया है, जो गोली बंदूक से निकल गई है, जो गोली बंदूक से निकल गई है, वह क्या करता है? वह लक्ष्य भेद, लक्ष्य भेद, लक्ष्य भेद, लक्ष्य भेद। फिर देखिए 6 नंबर, लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं? पुष्प मानते हैं, फूल मानते हैं, फल मानते हैं, पौधे मानते हैं, तो पुष्प, क्या? पुष्प। फिर देखिए 6 नंबर, 7 नंबर, बाल रवि की किरणें कैसी है? बाल रवि की किरणें स्वर्ण जैसी है। कैसी है? स्वर्ण जैसी है। फिर देखिए 8 नंबर, कहां तक पहुंचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए? कहां तक पहुंचे बिना? घर तक, धर्मशाला तक, बाजार तक या लक्ष्य तक? भैया अपने लक्ष्य तक, अपने लक्ष्य तक। फिर देखिए नेक्स्ट आगे 9 नंबर, माली ने फूल तोड़े, इस वाक्य में कौन सा क्रिया है? माली ने फूल तोड़े, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? कर्मक है, सकर्मक है, क्या है? देखिए पहला ऑप्शन है अकर्मक, दूसरा सकर्मक, तीसरा प्रेरणार्थक, चौथा द्विकर्मक। यहाँ पर देखिए माली ने फूल तोड़े, सकर्मक है, सकर्मक है, कर्म। ठीक है, क्या तोड़े? तो फूल तोड़े। फिर देखिए 10 नंबर, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? राम कार चला रहा है, या तोता उड़ता है, वह सोता है, बच्चा हंसता है। तो मैंने आप सभी को बताया था कि कर्मक सकर्म पहचानने का तरीका, आप लोग प्रश्न पूछिएगा क्या। जैसे मैं आखिरी से शुरू करूं, बच्चा क्या हंसता है, ऐसे तो कोई पूछता नहीं है, नहीं चलेगा, ये गलत हो जाएगा। सकर्मक में क्या का आंसर आना चाहिए? फिर देखिए वह सोता है, वह क्या सोता है, ऐसे तो कोई पूछता नहीं है। वह उड़ता है, मतलब तोता उड़ता है, तोता क्या उड़ता है, ऐसे भी नहीं होता, नहीं चलेगा। राम कार चलाता है, क्या राम कार चला रहा है? तो यहाँ पर हम लोग पूछ सकते हैं राम क्या चला रहा है, राम क्या चला रहा है? तो आंसर आएगा कार। तो यही लिए ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होता है? सरल, संयुक्त, मिश्र या उपवाक्य? तो मिश्र में, ठीक है, मिश्र में एक उपवाक्य होता है। चलिए, वाक्य होता है जो आश्रित होता है। आगे देखिए 12 नंबर, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? तो आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। फिर देखिए 13 नंबर, खालिस्तान आगरा जाऊंगा, सही अव्यय पद को चुने, सही अव्यय पद को चुने। यहाँ पर देखिए इसलिए, और, कल या के बिना। तो यहाँ पर देखिए मैं खालिस्तान आगरा जाऊंगा, मैं कल आगरा जाऊंगा, मैं कल आगरा जाऊंगा। फिर देखिए 14 नंबर, आम का एक अर्थ होता है, एक फल और दूसरा, भैया आम, आम खाएंगे, ठीक है। दूसरा आम आदमी, आम आदमी क्या? सामान्य जनता, असमान, सामान्य, मस्त आत्मा, तो सामान्य जनता। आम आदमी लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है, तो सामान्य लोग। देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, वाच्य का कौन सा भेद? वाच्य का कौन सा भेद है? तो यहाँ पर कर्म वाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्म वाच्य हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर देखिए, 16 नंबर का प्रश्न है, नीलकंठ किस प्रकार का समास है? नीलकंठ किस प्रकार का समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। फिर देखिए आगे, आगे अगला फिर से यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश दिया हुआ, इसको पढ़ना है। देखिए, मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहिन सुशीला से हर बात में तुलना, और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे ऊपर नहीं पाई हूं। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है भैया? एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी। फिर देखिए नेक्स्ट आगे 18 नंबर, 18 नंबर का प्रश्न देखिए, बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसे भाव उत्पन्न हो गए? प्रेम भाव, ईर्ष्या भाव, क्रोध भाव या हीन भाव? तो भैया हीन भाव, लेखिका अपने आप को हीन भाव से देखती थी। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत ना हो, दिक्कत। अब देखिए आगे फिर से यहाँ पर एक काव्यांश दिया हुआ है, ठीक है, तो पढ़ना है। हरी है, अरे अरे उधर ना जाओ बबुआ, ना जाओ उधर। आगे देखिए,
हरी है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यहाँ पर देखिए 19 नंबर प्रश्न, पद में कौन राजनीति पढ़ आए हैं? पहला उद्धव, दूसरा बलराम, तीसरा श्री कृष्ण, चौथा गोपियां। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भैया श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बहुत बड़े राजनीति राजनीति पढ़ गए हैं तो हम लोगों को भूल जाएंगे, इस तरीके से गोपियां कहती है। अगर देखिए 20 नंबर, मधुकर का शाब्दिक अर्थ क्या है? मधुकर का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा बताइए? मधुकर, मधुकर, मक्खी, मधुमक्खी, मधु, ये तो तीनों सेम ही होता है भैया, नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। ये भौरा, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, भौरा। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर का क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? या यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज से बनी थी? चलिए, पहला ऑप्शन है लोहे की, दूसरा संगमरमर की, तीसरा मिट्टी की, चौथा कांसे की। किसकी? तो भैया संगमरमर की। किसकी? संगमरमर की। फिर देखिए 22 नंबर, फिर देखिए 22 नंबर, कौन सा नंबर? 22 नंबर। 22 नंबर का प्रश्न है, ज्ञानेंद्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था? बताइए। तो यहाँ पर देखिए, ज्ञानेंद्र का कौन सा उपन्यास? पहला त्यागपत्र, दूसरा सुनीता, तीसरा भाभी, चौथा परख। यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए आगे 23 नंबर, बाल गोविंद भगत किनको साहब मानते थे? पहला कबीरदास को, दूसरा सूरदास को, तीसरा तुलसीदास को, चौथा रैदास को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गोविंद भगत कबीरदास को अपना क्या मानते थे? साहब मानते थे, गुरु मानते थे। कबीरदास वाला जो टोपी है वो पहना करते थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? अरे भैया, ओके ठीक है, डन। लगभग 12 मिनट हो चुका है, थोड़ा स्पीड हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 24। अरे भैया 12 दूनी 24, मतलब 1 मिनट में हम लोग तो प्रश्न कर रहे हैं। देखिए आगे 24 नंबर, शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है? शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है? पहला देखिए सुर, दूसरा मधुर ध्वनि, तीसरा मंगल ध्वनि, चौथा राग। तो देखिए शहनाई की ध्वनि को मंगल ध्वनि कहा जाता है, मंगल ध्वनि कहा जाता है। फिर देखिए 25 नंबर, परशुराम के गुरु कौन थे? कौन थे परशुराम के गुरु? परशुराम के गुरु सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, सत्य ही शिव है, शिव थे, इसलिए तो शिव धनुष के तोड़ने पर परशुराम गुस्सा हो जाते हैं। अगर देखिए अगला 26 नंबर का प्रश्न देखिए, सूरदास की काव्य भाषा क्या है? बताइए, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली या ब्रजभाषा? तो ब्रजभाषा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 27 नंबर, तप्तधरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तप्तधरा का सांकेतिक अर्थ है गर्म धरती। फिर देखिए 28 नंबर, गैंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? किस राज्य की राजधानी है? असम, सिक्किम, बंगाल या अरुणाचल? तो यहाँ पर सिक्किम 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 सिक्किम, याद रखिएगा सिक्किम। याद नहीं होगा तो मार के फाड़ देंगे आप सभी को। टॉपर बनना है, ठीक है, नहीं तो फिर पहुंच लीजिए, उड़ा दूंगा। या तो 100 में 100 लाइए या फिर मेरे AK-47 से गोली खाइए, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा आपको। आगे देखिए 28 नंबर, अरे बबुआ ई देखो 28, चलो यहाँ पर जल्दी जल्दी देखते हैं। देखिए यहाँ पर परशुराम गुरु के ऋण से कैसे उरीन होना चाहते थे? परशुराम अपने गुरु के ऋण से कैसे उरीन होना चाहते थे? पहला देखिए धनुष को जोड़कर, ऋण चुकाकर, गुरु की भक्ति करके, धनुष तोड़ने वाले का वध करके। तो चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। परशुराम इतना गुस्से में थे कि कौन मेरे गुरु शिव के धनुष को तोड़ दिया, उसका मैं वध कर दूंगा। फिर देखिए आगे 30 नंबर, मैया कौन सा तेल भोलानाथ के सिर पे डाल देती थी? भैया आप लोग को कौन सा तेल डालती थी मैया, वही लिख दीजिएगा, सरसों का तेल। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, लगभग 99% बच्चों के सर में जब आप लोग छोटे बच्चे थे, ठीक है, तो आपकी माँ सरसों का तेल ही लगाई थी। ठीक है, सिंपल सी बात है, बच्चों को ज्यादातर सरसों का तेल ही, और पहले तो भैया उसके अलावा कुछ लगाया भी नहीं जाता था, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। कुछ रहे तो यहाँ पर देखिए सरसों का तेल, कड़वा तेल मत लिख दीजिएगा, ठीक है, कड़वा तेल मत लिख दीजिएगा, सरसों तेल सेम है, वही बात है, वही चीज है, वही चीज है। सरसों का तेल यूज में सरसों का तेल यूज किया हुआ है। अगर देखिए, हाँ तो भैया हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब आते हैं सब्जेक्टिव पर, फटाफट देखिएगा। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा। इस गद्यांश को भैया ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, एकदम ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, एकदम ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, और फिर चोरी कर करके इन सारे प्रश्नों का उत्तर लिख दीजिएगा, सारे प्रश्नों का उत्तर लिख दीजिएगा।
ठीक है, चोरी कर करके, कहां से चोरी करना है, ऊपर से चोरी करना है। जब ऊपर खुदे दे दी क्वेश्चन पेपर में, तो भैया इसका क्या तैयारी करें, इसका कोई तैयारी नहीं। इसका तैयारी बस यही है कि अभी तक आपने 10 साल में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, वही एक रात में एक दिन में एक वाला है। ठीक है, तो ये भाई भगवान भरोसे, ठीक है, भगवान भरोसे मतलब आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ये वाला हो जाएगा। क्या करना है, क्या करना है मैं बता दे रहा हूं। देखिए ऊपर, देखिए भैया ई वाला जो ई वाला जो ई वाला जो गद्यांश है, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा, इधर क्वेश्चन, इधर क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, पूरा 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 क्वेश्चन हो गया, पूरा क्वेश्चन। उसके बाद खोजिएगा कहाँ कहाँ दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, या फिर और एक बार दोबारा इसको पढ़ लीजिएगा, दो बार पढ़ लीजिएगा। एक बार पढ़ने के बाद दूसरा क्वेश्चन फिर दोबारा पढ़िएगा, तो सब आंसर मिलने लगे, सब आंसर मिलने। ये वाला भैया आपके भरोसे कर लोगे, कर लोगे भैया, थम्स अप दे दो तो एक बार, यस सर कमेंट कर दो, यस सर, यस सर, हाउ द जोश, यस सर। नहीं करोगे ना, मेरे पास दो दो बंदूक है, इससे उड़ा दूंगा। क्वेश्चन बताने के बाद उसके बाद देखिए हो जाएगा 38 तक, वही है भैया 38, चुरा चुरा के लिखना। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद देखिए आगे 3 नंबरी प्रश्न, 2 नंबरी प्रश्न, 2 नंबरी सारा का सारा प्रश्न चुरा चुरा के लिखना है, बगले में ऊपर दिया हुआ रहेगा बुकलेट में। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। 3 नंबरी प्रश्न, 3 नंबरी प्रश्न में जैसे कि लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, इन प्रश्नों का उत्तर तो एक बार आपको देखना पड़ेगा, एक बार देखना, एक बार देखना पड़ेगा इसको। चलिए मैं एक बार रीड कर दे रहा हूं। लेखिका के व्यक्तित्व पर निम्नलिखित व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। सबसे पहले तो भैया पिताजी, पिताजी बचपन में एकदम नहीं पसंद करते थे पिताजी लेखिका को, लेकिन धीरे 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 जब कॉलेज गई, कॉलेज में भी हमेशा पिताजी मतलब डांटते रहते थे, लेकिन एक बार जब प्रिंसिपल बुलाते हैं कि क्या कर दिया आपकी बेटी, ठीक है, और जाते हैं पूरा गुस्सा से, लेकिन जो पता चलता है कि बेटी तो भैया स्वतंत्रता सेनानी बन गई है, कहने का मतलब कि भारत को आजादी दिलाने में अपना योगदान दे रही है, चाहते हैं क्या, तो यही सब है। देखिए यहाँ पर देखिए कि लेखिका के व्यक्तित्व पर पिताजी के स्वभाव एवं आदतों का अप्रत्यक्ष रूप से गहरा प्रभाव पड़ा। पिताजी के गोरे रंग के प्रति लगाव ने लेखिका के अंदर ही हीन भावना की ग्रंथि पैदा कर दी, क्योंकि वह काली थी। ठीक है, इसी हीन ग्रंथि के कारण लेखिका कभी भी अपनी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। पिताजी के शक्की स्वभाव का भी लेखिका के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा, उसके अपने स्वभाव में भी शक की झलक दिखाई देती है। उसके बाद के जो अध्यापक थे, अध्यापक प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा। ठीक है, जब लेखिका 10वीं पास कर फर्स्ट ईयर में आई, तब उसका परिचय हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुआ। उन्होंने लेखिका को बकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। बस इतना लिख दीजिएगा, डन, पूरा लिखने का। उसके बाद अच्छा और एक लाइन लिख दीजिएगा, साहित्य में रुचि उत्पन्न करने तथा लेखन की ओर प्रेरित करने में शीला अग्रवाल का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस तरीके से लिख दीजिए, बस इतना। उसके बाद देखिए 40 नंबर, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर रहे थे। काशी में कौन सा परिवर्तन हो रहा था, तो देखिए काशी में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे, जिसके कारण बिस्मिल्लाह खां व्यथित थे। देखिए कुछ बच्चे होंगे जो डायरेक्ट यहाँ पर पहला कारण दूसरा कारण लिखेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो आंसर को जबरदस्ती लंबा खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसका कुछ मतलब नहीं बनता है, इसका कुछ मतलब नहीं बनता है इस सेंटेंस का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखिए, काशी में समय के साथ अनेक परिवर्तन आए, इनमें से कुछ परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे, उनमें से प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित हैं। ऐसे मतलब आंसर को लंबा किया जाए, समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे ही लिख दीजिए। ओके, देखते हैं हम लोग पहला नंबर देखते हैं, पहला नंबर देखते हैं, पहला नंबर देखते हैं। देखिए पक्का महाल काशी विश्वविद्यालय में लगा इलाका। देखिए काशी विश्वविद्यालय से लगा इलाका मतलब काशी विश्वविद्यालय के आसपास का इलाका से मलाई बर्फ बेचने वालों का वहां से चले जाना। अब ना दूसरा, अब ना तो वह देसी घी मिलता है और ना उससे बनी कचौड़ी जलेबी, ये दोनों चीजें उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। फिर देखिए ग तीसरा, संगतियों के लिए गायकों के मन में आदर भाव का ना रहना। ये सब है रियाज को ना पूछना या कजली कहती अदब का जमाना चला जाना, ये सब है। देखिए आगे
41 नंबर, आगे 41 नंबर, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? यहाँ पर देखिए, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो किसी नई चीज की खोज करता है, किसी चीज का आविष्कार करता ही संस्कृत व्यक्ति होता है। बस इतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा भैया। आगे देखिए 42, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? कैप्टन चश्मे वाला को क्यों कहते थे बताइए? तो यहाँ पर देखिए भैया, देखिए लोग चश्मे वाले को कैप्टन चश्मे वाला कहकर पुकारते थे। वह एक देशभक्त था, उसे नेताजी का चेहरा बिना चश्मे के अच्छा नहीं लगता था, अतः वह उस पर चश्मा लगा देता था। यद्यपि वह सेनानी नहीं था, फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। वह ऐसा मजाक उड़ाने की दृष्टि से कहते थे। वैसे यह बात रहस्य ही बनी रही कि लोग उसे कैप्टन क्यों कहते थे। बस इतना लिख दीजिएगा, हो जाए। फिर देखिए आगे, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किन रूपों में व्यक्त किया गया है? कवि ने अपने जीवन में सुख का स्वप्न देखा था। कवि ने कल्पना की थी कि वह प्रिय के साथ बैठकर हंसने के कुछ क्षण पा सके। प्रिय की अरुण कपोलों पर लालिमा दौड़ जाएगी। वह भी मधुर चांदनी रातों का आनंद उठा सकेगा। प्रिय उसके आलिंगन में आएगा और वह सुखानुभूति कर सकेगा। पल ही है, हो जाएगा यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो, मुस्कान, देखिए बच्चे की दंतों की मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है भैया? कवि एकदम खुश हो जाता है बच्चे। देखिए बच्चे की दंतोरित मुस्कान का कवि के मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। वह बच्चे का मुस्कुराता चेहरा देखकर पुलकित हो उठता है, मतलब खुश हो उठता है। उस बच्चे को देखकर कवि के मन में भी पितृत्व की भावना जागृत होती है। कवि के मन में बच्चे को देखकर तरह तरह की कल्पनाएं आती है। मतलब ना लिखिएगा, बस हो जाए। देखिए कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? बादल, बादल देखिए, पहला पहला बादल पीड़ित प्यासे जनों की प्यास को बुझाने वाला है। दूसरा, बादल क्रांति के अर्थ की ओर भी संकेत करता है। वह क्रांति लोगों की इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बनेगी। वहीं पर देखिए बादल ललित कल्पना की ओर भी संकेत करता है। बादल जन जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। ये सब आप लोग लिखिएगा। फिर देखिए 46 नंबर, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? तो देखिए लेखिका अपने ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे के साथ युमथान की ओर जा रही थी। वहां पहाड़ी रास्तों पर एक जगह उन्होंने एक कतार में लगी सफेद पताकाएं फहराई हुई देखी। वे सफेद बौद्ध पताकाएं और अहिंसा के प्रतीक थे। इन पर मंत्र लिखे हुए थे। श्वेत पताकाएं तब फहराई जाती थी जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती थी। उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं फहराई जाती थी। रंगीन पताकाएं का फहराया जाना किसी नए कार्य की शुरुआत की ओर संकेत करता है। इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता था, वे स्वतः ही नष्ट हो जाते थे। ये सब है, ये कुछ हार्ड नहीं है। ठीक? हाँ, उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 नंबरी प्रश्न, 5 नंबरी प्रश्न, ओ हो 5 नंबरी प्रश्न। तो देखिए मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार दीजिए। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। 5 नंबरी वाला है, 5 है। देखिए रीड कर दे रहा हूं। यह सही है कि मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व है। बड़े शहरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित हो जाते हैं। शहर में पड़ोस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, घंटा कोई नहीं जान रहा है 10 कदम दूर किसका घर है, कौन रह रहा है। टाउन में जाकर देखिए। और गांव में भैया मैं 5 साल बाद गांव जाता हूं, फिर भी आदमी लोग जान जाते हैं, हाँ इसका ताता का पोता का बेटी का मामा का भैगना का ई का ऊ का, मतलब रिश्ता पूरा बना लेते हैं। तो ये है गांव। शहर में पड़ोस कल्चर खत्म हो गया है। मैं रांची में 4 साल रहा, सीरियसली बता रहा हूँ, पड़ोस का नाम मुझे नहीं, पड़ोसी का नाम नहीं, अपना रेंट ओनर का नाम मुझे 2 साल बाद पता चला था। का नाम त्रिपिट मुंडा था। और गांव में अपने गांव जाकर देखिए, आपका दादी का पोती का बेटा का मतलब ऐसे कैसा बोल रहा हूं पर समझिए, पूरा खानदान का लिस्ट बना देंगे। चलिए यहां पर देखिए, वे अकेलेपन की पीड़ा झेलते हैं। उनके दुख दर्द में
साथ देने वाला कोई नहीं होता, तब अपने में सिमटे रहते हैं। ये टाउन का बात है भैया। वहीं पर देखिए हमारा अनुभव भी इसी प्रकार का है। हमारे पड़ोस में रात्रि के समय एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। रात भर उसके पास दुख बांटने के लिए कोई नहीं आया। प्रातः होने पर दिखावा करने के लिए कुछ लोग सहानुभूति प्रकट करने अपने अपने काम पर सहानुभूति प्रकट करके अपने अपने काम पर चले गए। कहीं 10-11 बजे तक कुछ रिश्तेदार आए, तब जाकर मृतक को क्रियाकर्म के साथ शमशान ले जाया। फिर देखिए आगे, हाँ भैया परशुराम को काम वाला है। देखिए, परशुराम के क्रोध, हो परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई थी, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं लिखी है। राम की विशेषता और देखिए लक्ष्मण तो भैया व्यंगपूर्ण भाव से परशुराम को जो एकदम तड़कता भड़कता दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। ये धनुष तोड़ने से क्या होगा, ऐसा धनुष हम लोग कई कई को तोड़े हैं। आप उतने साहसी हैं तो बातों से नहीं युद्ध से प्रमाण दीजिए। ऐसे ऐसे लक्ष्मण भड़काए जा रहे हैं, भड़काए जा रहे हैं राम को, और वहीं पर राम एकदम शांत बैठे हुए हैं और सब चीज को। और फिर ये सब है, लिख लीजिएगा, ज्यादा हार्ड है नहीं। हाँ, और इस तरीके से जब प्रश्न आता है अथवा में, तो बहुत बड़ा तेज बन के दोनों को नहीं बना देना है, एगो बनाना है, एगो बनाना है। ठीक है, अथवा के जस्ट ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला, ये नहीं कि 2-3 गो नंबर ऊपर वाला, ऐसा नहीं, बस ऊपर वाला और इसके जस्ट नीचे वाला, दोनों में से एगो बनाना है। दोनों को नहीं बनाइएगा, मेरे पास समय है, हम दोनों को जानते हैं, बल्कि बहुत सारे बच्चे दोनों को बना देते हैं। ऐसा गलती नहीं करना है, गलती नहीं, सुंदर सुंदर पर मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए। अब ये सब आप लोग कर लीजिएगा, जैसे कि 49 नंबर, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त करें। भैया दुकान नहीं है, कचड़े वचड़े नहीं हो रहे, प्रदूषण नहीं हो रहा है, कितना अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका आप लोग लिख लीजिएगा, इसका आप लोग लिख लीजिएगा, हो जाएगा। देखिए 50 नंबर, 50 नंबर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, बिरसा मुंडा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। याद कर लीजिएगा बिरसा मुंडा का निबंध, बिरसा मुंडा का निबंध। ठीक है, बिरसा मुंडा का निबंध है ये, बिरसा मुंडा का निबंध है। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण निबंध याद कर लीजिएगा। जो याद नहीं करेगा सोच लीजिए, उड़ा दूंगा मैं, मेरे पास बंदूक है, उड़ा दूंगा उसे मैं। तो पर अगर आप लोग अच्छा नंबर नहीं लाए ना, तो देख लीजिएगा, दौड़ा दौड़ा के मैं आप लोगों को पूछूंगा क्यों नंबर नहीं आया। उसके बाद देखिए, भारत प्यारा देश हमारा। मेरा हैंडराइटिंग खराब क्यों है बताऊं? जब टीचर मुझे देती थी श्रुतिलेख लिखने के लिए, हैंडराइटिंग लिखने के लिए, तो मैं यही लिखता था, भारत प्यारा देश। 5 लाइन लिखने के लिए देती थी, पूरे 5 साल मैंने हैंडराइटिंग लिखा है, 1 क्लास लेकर 5 क्लास तक था। भारत प्यारा देश हमारा, इतना छोटा सा 4 लाइन। ठीक है, जब मैम आती थी घर, मैम का टाइम हो जाता था आने का, घंटी बजती थी, तो फट से 4 लाइन लिखता था, फट से 5 लाइन लिख देता था। हैंडराइटिंग खराब है, मतलब आप लोग अच्छे से लिखिएगा। मेरा तो क्या बाद देखिए वही चीज है, मेरा देश भारत, दोनों सेम ही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग भैया विज्ञापन में। विज्ञापन में यहाँ पर देखिए, विज्ञापन से पहले एक एक पत्र या तो प्रिंसिपल के पास आएगा, या तो मित्र के पास आएगा, या तो दीदी के पास, पापा के पास, चाचा के पास, चाची के पास, मामा के पास, मम्मी के पास, किसी के पास आ सकता है। यहाँ पर देखिए, अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसे झारखंड के ऐतिहासिक स्थल के बारे में बताइए। सिंपल है भैया, देखिए सबसे पहले यहाँ पर जगह का नाम देना है जहां से आप एग्जाम दे रहे हैं, फिर डेट लगा देना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, प्रिय मित्र नमस्ते वस्ते करना है, फिर बोलना है मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक हो। ठीक है भैया, सामने वाले को तो दोस्त है तो तुम बोल सकते हो मैं ठीक हूँ, यहाँ पर उम्मीद है कि तुम भी मस्त हो गए, एकदम जबरदस्त हो गए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद के बारे में कुछ कुछ यहाँ वही वाला टॉपिक है लिख देना है, और कुछ और टॉपिक रहेगा तो कुछ और टॉपिक के बारे में लिख देना, यहाँ पर आएगा। और लास्ट में ये सब जोड़ दीजिएगा, ये तुम्हारा अभिन्न मित्र राकेश, यही सबका नंबर मिलता है। बीच वाला कुछ नंबर, मतलब कुछ नंबर नहीं, लेकिन बीच वाला से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीच वाला से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका ऊपर और नीचे का, ऊपर और नीचे का। ठीक है, इसको ध्यान देना, इसको गलत नहीं करना है। बीच में कहीं पर स्पेलिंग गलत हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कहीं पर सेंटेंस गलत हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे एकदम सही हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर, अथवा में प्रधानाचार्य के पास आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र लिख, बचपन से लिख रहे हो आप लोग छुट्टी के लिए, तो वैसे ही यहाँ पर पैसा नहीं है, गरीब बच्चा है हम लोग।
सेवा में प्रधानाचार्य महोदय उच्च विद्यालय अपना स्कूल का नाम लिख देना है, डेट लगा देना है और यहाँ पर आर्थिक सहायता के लिए प्रमाण पत्र, ये आपका विषय हो जाएगा महाशय, ऐसे करके ये भी हो जाएगा 10 क्लास में आप आराम से लिख लीजिए। और लास्ट में ये सब ध्यान देना, ये सब ध्यान देना, हमें आपका सदाभारी बनाना और आपका आगे छात्र राकेश, रमेश, रितेश, पितेश जो भी क्लास 10, ठीक है। और ये विज्ञापन, आज एक बच्चा फोन किया, क्या बोलता है, हेलो सर जी हम लोग विज्ञापन को पेंसिल से बना सकते हैं क्या? तो भैया पेंसिल से बना तो सकते हो लेकिन पेन से ही बना लो, क्या दिक्कत है? पेन क्या पता कॉपी उधर चेक होने जाए तब तक पेंसिल घिस मिट जाए उठ जाए तो दिक्कत हो जाएगा। पेन से ही बना लीजिएगा, वैसे पेंसिल से बनेगा तो भी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन पेन से ही बना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, और कुछ बच्चे बोलते हैं सर हाइलाइटर यूज कर लें, लिपस्टिक भी लगा दो यहाँ पर, उतना ही हाईलाइट। तो भैया मार्कर हाइलाइटर कुछ से नहीं लिखना है, सुपट पेन से लिखना है, ब्लैक पेन या ब्लू पेन, ठीक है। हाँ, और अगर यहाँ पर मोटा ही लिखना चाहते हैं आप लोग तो ओवर राइटिंग कर दीजिएगा, ओवर राइटिंग कर दीजिएगा, मोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए विज्ञापन, विज्ञापन को सबसे पहला तो यहाँ पर आप लोग बाउंड्री कीजिएगा, बाउंड्री कीजिएगा, बाउंड्री कीजिएगा, ठीक है। बाउंड्री करना बहुत जरूरी है। और एक दो को भैया डायलॉग मार दीजिएगा, एक दो को डायलॉग मार दीजिएगा, मस्त। यहाँ पर देखिए, छात्रों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है, ठीक है। जीतेगा इंडिया, देखिए खेलेगा इंडिया जीतेगा इंडिया तरीके से थोड़ा डायलॉग वालोग मार दीजिएगा, एक दो शायरी वायरी यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, खेल ही है सबसे उत्तम व्यायाम, और पर छात्रों में खेल के प्रति, छात्रों में खेल के प्रति रुचि और उनकी खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से सभी विद्यालयों में खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले, खूब खूब खेले, स्वस्थ रहें, विजयी बने। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप लोग रट लीजिए, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये जरूरी नहीं है कि यही आए, कुछ और भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, पर इस तरीके से बाउंड्री करना है और यहाँ पर एक दो डायलॉग लिख देना है और जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में कुछ कुछ लिख देना है, डन रहेगा। तो उम्मीद है आप सब कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए, दो गो रहेगा, दो गो में एगो बनाना है, तो जो आपको समझ में आएगा उसको बनाइएगा, दोनों को बनाने का जरूरत नहीं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्यवर्धक पेय सामग्री बनाने वाली कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन, ठीक है। आप लोग लिख दीजिएगा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शीतल पे डर के आगे जीत है, भैया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, शीतल पे ताजा फलों के रसों से बना है, प्राकृतिक गंध और गुणों से भरपूर, स्वास्थ्यवर्धक, शीतलतादायक, सुगंधित, स्वादिष्ट और मोहक, अवश्य पिए शीतल पे, आज ही पीकर देखें। और ये वाला शीतल पे वाला है तो यहाँ पर अपना एड्रेस भी देना पड़ता है, तो भी चलेगा, पर दे दीजिए। कुछ भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट में कहीं पर शिकायत करना है तो लोग कहाँ आएंगे, हाँ कहाँ खोजेंगे? तो यहाँ पर इस तरीके से अपना एड्रेस दे दीजिएगा और मोबाइल नंबर, नकली वाला मोबाइल नंबर दीजिएगा, असली वाला नहीं दीजिएगा, ठीक है। नकली वाला मोबाइल नंबर देना है, और इधर खाली मोबाइल नंबर दे के इधर 0000 10 को लगा दीजिएगा। ऐसा नहीं कि असली मोबाइल नंबर आप दे दिए, ठीक है, दूसरे दिन फोन आए हेलो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर आप भैया इतना सारा एड आप लोग देखते हैं, इतना सारा विज्ञापन देखते हैं, उसमें से कुछ दे दीजिएगा, चिपका दीजिएगा। ये रहा आप सभी का कल का इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छी तरीके से सभी प्रश्न उत्तर को कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छा एग्जाम देंगे और भैया टॉपर बनेंगे, ठीक है। जितने बच्चे टॉपर बनेंगे भैया मेरे तरफ से फुचका, ठीक है, मैं फुचका खिलाऊंगा, जिनका अच्छा मार्क्स आएगा, और जिनका अच्छा मार्क्स नहीं आएगा मैं गोली खिलाऊंगा उन्हें, समझ में आ गया? चाहिए पढ़ाई लिखाई कीजिए, और फिर आप सभी को ढेर सारा प्यार, इतना सारा आशीर्वाद, आप एग्जाम दे कामना। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।